चैनल RR यूनिक मस्ती में LP 2018 में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन फिर से नए सेट के साथ आ गया हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो को देखिए, आप पूरा पूरा डिटेल से बात करेंगे एक क्वेश्चन को, क्योंकि मैं भी एक सिलेक्टेड स्टूडेंट हूँ रेलवे में। तो चलिए इसी के साथ हम लोग टाइम नहीं गवाते हुए पहली क्वेश्चन का बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। समीकरण एक्स स्क्वायर, आपका जो पहला क्वेश्चन है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0। तो मूल्यों में से एक जो है आपका, मूल्यों नहीं यहाँ पे मूलों होगा, मूलों में से एक मूल जो है x बराबर 2 दिया है, तो दूसरा मूल कितना हुआ। तो हमको एक इक्वेशन दिया है, इसमें एक मूल दिया है। तो आप ऐसा करें कि x का मान क्या करें, पूरा इक्वेशन में रख देते हैं। यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस के बराबर 0 हो जाएगा। ये 4 दूना 12 प्लस के, ये बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा -8 प्लस के बराबर 0। तो यहाँ जो आपका आ जाएगा के बराबर 8। तो आप क्या करेंगे, के के जगह पर जो है इक्वेशन है वहां पर आप 8 रख दें। तो क्या हो जाएगा, फिर से इक्वेशन लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे तोड़ेंगे तो 4 दूनी 8, 4x माइनस 2x प्लस 8। इसको अगर आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4। तो x माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4 बराबर, हर जगह आप 0 कर लीजिए। ये आपका पूरा का क्या है, 0 है। तो एक क्या आ जाएगा, x का मान 2 और एक x का मान हो जाएगा 4। तो देखिए पहले से 2 तो हमको दिया ही हुआ है, पहले से 2 तो ऑलरेडी एक मूल हमको दिया है, दूसरा मूल पता करना। तो दूसरा मूल कितना है, 4, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका हो जाएगा x बराबर 4। आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी इसको बना सकते हैं, मूलों का योग करके। करके देखिए एक मूल का दिया हुआ है तो क्या करते हैं, एक जो ऐसे भी बना सकते हैं आप, क्या, तो मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस मूलों का योग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो -b यहाँ पर क्या है, देखिए -b के जगह हम लोग अगर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस और -6 ए। अब मेरा क्या कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, +6। ये जो हो जाएगा आपका +6। हाँ, तो कितना बराबर आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर +6 आ गया। जबकि एक मूल, एक ये हमको क्या दिया हुआ है, मूल दिया हुआ है। तो मान ले कि अल्फा का ही मान दिया हुआ कितना, 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 प्लस बीटा बराबर 6। तो यहाँ बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 4। जो कि इसे भी अगर आप आंसर लाना चाहेंगे तो बहुत इजी आएगा। बस आपको क्या याद रखना, आप किसी भी तरीका से आपको जैसे लगे आप इसको आंसर आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है, मतलब सबसे ज्यादा अंतर देखने को मिलता है किस में। तो बाइनरी विखंडन, अलैंगिक प्रजनन, बहुविखंडन या लैंगिक प्रजनन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे ज्यादा जो विविधता देखने को मिलता है वो किसमें, आपका लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में सबसे अधिक विविधता देखने को मिलता है। और लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि इसमें ना जीवाणुओं का युग्मक बनता है। इसमें जब लैंगिक प्रजनन होता है, इसमें क्या होता है, न युग्मक बनता है और न ही क्या होता है, इसमें न युग्मक बनता है न ही निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जो ओनली सिर्फ क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। मतलब एक जीव से अगर दूसरा जीव बनता है तो सिर्फ और सिर्फ किसका स्थानांतरण होता है, तो अनुवांशिक का। अनुवांशिक जो आपका होता है, अनुवांशिक पदार्थ, उसी का सिर्फ स्थानांतरण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैंगिक प्रजनन जो है आपका, वो सबसे अधिक विविधता देखने को मिलता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 202 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा कितना, 202 लिखा हुआ, 202 में हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से अच्छा रहेगा बनाने के लिए। तो बोल रहा कितना घटाएं कि वो जो संख्या बचेगा घटाने के बाद वो पूर्ण वर्ग होगा। तो सबसे पहले हम लोग पहला ऑप्शन 6 ही घटा लेते हैं। अगर आप 6 घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 196, जो कि देख लीजिए आप किसका स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है। तो जो पहला ही ऑप्शन से हमको क्या हो गया, राइट आंसर इसका मिल गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या करें, हमेशा आप ऑप्शन से बनाएं तो बहुत इजीली बनेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एक कोड में यदि PEARLS को ये लिखा जाता है, एक संख्या है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा गया, JEWERS को 9262 लिखा जाता है, इसी कोड वियर्स को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए सबसे पहले क्या किसका पूछ रहा है, WEARS, तो W का हम लोग ढूंढेंगे। तो W का यहाँ देखिए JEW क्या तीसरा नंबर पे, तो तीसरा नंबर पे क्या है 6, तो पहला क्या हो जाएगा 6। ई यहाँ पे देख लेंगे, देखिए P के बाद क्या है यहाँ पे E, तो यहाँ पे दूसरा में क्या है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 2। ए के जगह देख लीजिए, ए तीसरा पर क्या है, तीसरा पर 3, तो 6 2 3। उसके बाद R आ गया, R यहाँ पे क्या हो जाएगा, R देख लीजिए यहीं पर लिखा हुआ है, चौथा नंबर जो R है, तो यहाँ पे क्या लेंगे 7, 6 2 3 7, और लास्ट आपका है S, तो S को क्या लिखा गया 5, तो ये क्या हो जाएगा 5, तो देखिए इसका जो क्या आ जाएगा 62375, 62375, ऑप्शन नंबर ये जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को बहुत इजी से जस्ट आप क्या करना है कि मैचिंग कराना है, आगे को बनाते जाना है क्वेश्चन को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? पानी जो है वो कोई वस्तु अगर पानी में डालता है, या नाव, आप देख ये जो पानी है, ये पानी के ऊपर क्या है, एक नाव तैरती है, नाव तैरती है, तो बताइए नाव पर क्या होता है, एक फोर्स लगाता है, कौन, यहाँ पे एक बल लगाता है पानी, तो वो उस बल को हम लोग वही पूछ रहा क्वेश्चन में, उस बल को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण शक्ति, घनत्व, उत्प्लावन बल या घर्षण? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्प्लावन बल, जिसको हम लोग बॉइंट फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बॉइंट फोर्स, बॉइंट फोर्स भी बोला जाता है किसको, उत्प्लावन बल को। बॉइंट फोर्स क्या होता है, तो बॉइंट फोर्स जो होता है आपका बॉइंट, तो बॉइंट फोर्स हमेशा आपको याद रखना है कि बॉइंट फोर्स वही होता है जो कोई भी वस्तु क्या होता है पानी में अगर वो तैरता है, मतलब अगर पानी में तैर रहा है, नाव का ही सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, नाव अगर पानी में तैर रहा है तो कैसे तैर रहा है, क्योंकि उसके द्वारा जो इसका नियम बोलता है बॉइंट फोर्स का, ये नियम बोलता है कि एक नाव जितना जितना वजन है, जितना वो पानी को हटाएगा, जितना वो पानी क्या करता है, नाव जो है वो पानी को डिस्प्लेसमेंट करेगा, हटाएगा, तो उस पानी का जो वजन होगा, जितना पानी नाव द्वारा हटाया जाएगा, और उस नाव का जो क्या रहेगा वजन रहेगा, वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। तभी क्या होगा, कोई भी चीज पानी पे तैर सकती है। नहीं तो अगर ये क्या होगा, वजन कम हो गया, नाव का वजन ज्यादा हो गया, तो नाव क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक पानी में डूब जाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, बॉइंट फोर्स जो है यहाँ पे काम करता है। एक जो आपका नाव ऊपर तैरती है, या कोई तैराक अगर पानी में तैर रहा है, तो वो कैसे तैर रहा है, बॉइंट फोर्स के कारण। तो हमेशा याद रखें, बॉइंट फोर्स को किसने दिया था, तो आर्किमिडीज ने। किसने दिया था, तो आर्किमिडीज, आर्किमिडीज ने दिया था, वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही बताया था कि बॉइंट फोर्स क्या होता है और किस तरह से ये काम करती है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका ऊष्मीय प्रभाव क्या होगा? क्या कर रहा है, प्रतिरोध को आधा कर रहा है, तो उसमें प्रभाव क्या होगा? तो आप जानते हैं बहुत, ये फॉर्मूला H बराबर क्या होता है, H बराबर जो आपका इसमें फॉर्मूला होता है, आप हमेशा याद रखेंगे कि I²RT। क्या आता है, I²RT, जहां पे H क्या हो गया आपका, उष्मा हो गया, जिसको हीट लिखा गया है, उष्मा। I क्या हो गया आपका, तो विद्युत प्रतिरोध हो गया, सॉरी विद्युत धारा हो गया I, और आपका R हो गया प्रतिरोध, R हो गया प्रतिरोध, और T आपका यहाँ पे क्या हो गया, तो T जो आपका हो गया वो हो गया टाइम। T क्या हो गया आपका, ये टाइम। बस ये फॉर्मूला को आप यूज करेंगे तो बहुत इजी से आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहा है कि प्रतिरोध को आधा कर रहा है, प्रतिरोध को आधा कर रहा है, तो उसमें प्रभाव क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए H बराबर I²RT, प्रतिरोध कौन है, यही R, R का मान क्या कर रहा है, आधा कर दे रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो उष्मा है वह R का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर R का मान बढ़ेगा तो उष्मा का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। आप बोलेंगे कि I²RT का कहाँ गया, तो जब भी अगर क्वेश्चन में एक का किसी का खास का बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट, ना घटेगा ना बढ़ेगा, आपको उसको लेके नहीं चलना है। जिसके बारे में बात कर रहा है हमको उसी के बारे में सोचना है। तो ये हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, प्रतिरोध। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रतिरोध को ही आधा कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर बढ़ेगा प्रतिरोध तो भी H का मान बढ़ेगा, अगर
प्रतिरोध का मान घटेगा तो भी क्या होगा, उष्मा का मान भी घटेगा। तो यहाँ पे प्रतिरोध आधा कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रतिरोध का आधा कर रहा है, तो उष्मा भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है उष्मीय प्रभाव का मान क्या होगा, आप समझ गए होंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आधा हो जाएगा। बस आपको इस तरह के क्वेश्चन में जब भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्या याद आना चाहिए, सबसे पहले फॉर्मूला। आपको विदाउट फॉर्मूला इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको फॉर्मूला याद रहनी ही चाहिए ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दो मित्र एक्स और वाई एक स्थान ए से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। एक्स दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलता है और वाई पूरब की ओर 15 किलोमीटर चलता है। एक्स और वाई के बीच सबसे कम दूरी कब होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिशा बना लेते हैं। ये हो गया पूरब, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब क्या बोल रहा है कि दो मित्र एक्स वाई स्थान ए से, तो हम हमेशा जब भी अगर दिशा की बात करें तो स्थान किसको हमेशा सेंटर मानेंगे, ये इसको मान लेंगे ए पॉइंट है। ए से यात्रा करता है, एक्स दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलता है। तो जो एक्स आपका चला है किधर चला है, यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर चला है, कौन, तो एक्स। वाई पूरब की ओर 15 किलोमीटर चलता है, मतलब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो आपका डिस्टेंस कितना, 15 किलोमीटर ये चला, कौन, तो वाई। अब वो बोल रहा है एक्स और वाई के बीच सबसे कम दूरी क्या होगा। तो देखिए इसमें दो चीज होती है, आप जानते हैं कि जो एक होती है दूरी, एक होता है विस्थापन। एक दूरी होता है, एक विस्थापन, दोनों दोनों क्या है, दोनों में से क्या होता है, वो डिस्टेंस को मापता है, लेकिन दोनों में अंतर यही है कि ये दूरी अगर आप यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ है, ए और बी पॉइंट मान लीजिए। एक आदमी को ए से बी पर जाना है, तो ऐसे ऐसे क्या कर सकता है, वो घूम के भी जा सकता है बी पे। तो ए से बी तक जो गया वो क्या होगा, पूरा दूरी का यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा कि वो कितना गया। तो जो इस तरह से जाता है उसको क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। अगर जो ए से बी तक सबसे सिंपल, सबसे शॉर्टेस्ट, विस्थापन का मतलब होता है सबसे क्या होता है, शॉर्टेस्ट दूरी को कवर करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विस्थापन। तो विस्थापन का मतलब होता है जो सबसे कम दूरी तय करे उसको विस्थापन कहा जाता है। तो बताइए अगर 20 से 15 के बीच जाएगा तो यहाँ पे सबसे क्या होगा, शॉर्टेस्ट दूरी यही होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन जा रहा है यहाँ पे, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि ये भी मान दिया हुआ है, इसका भी दिया है हमको क्या, हाइपोटेनियस एच का मान पूछ रहा है। तो एच का मान क्या होता है, अंडर रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, 20 का 400 हो जाएगा। ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 625। तो बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 25। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वृत्त में एक चाप की लंबाई वृत्त के परिधि की 2/9 है, तो वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा बनाए गए कोण की माप क्या होगी। तो देखिए वृत्त क्या है, एक वृत्त है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक जो है आपका क्या बनाया गया है, तो किसी वृत्त के चाप की लंबाई वृत्त की परिधि के 2/9 है। तो वृत्त के केंद्र पर जो चाप बन रहा है ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो बन रही है, ये वाला कौन पूछ रहा है कि यहाँ पे जो थीटा बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है, उसी का माप बताना है। तो वृत्त की परिधि दिया हुआ ना, सबसे पहले आप याद रखिए कि पूरा कितना होगा, वृत्त में जो टोटल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। कौन कितना डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बन रहा है। जब भी इस तरह का केस आए कि वृत्त की परिधि यहाँ 2/9 है या 5/9 या कुछ भी दिया रहता है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होगा, यहाँ पे ये चाप है, ये वृत्त का आपका परिधि के बारे में पूछ रहा है। परिधि का परिधि क्या होता है, परिधि इस केस में 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है। जब हमको r का मान दिया रहे, अगर इस तरह से कैलकुलेशन करना है तो 2πr है। बट अगर जब भी परिधि के मान दिया और थीटा आपको पूछे तो क्या करेंगे, सीधा हम लोग 360 में जितना भी रहेगा उसको गुना कर देंगे। इसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 दूना 80 डिग्री। आप हमेशा याद रखिए जब भी आपसे थीटा पूछे, क्योंकि अगर नॉर्मल आपसे हमसे त्रिज्या देके अगर उसका परिधि पूछता है तो बहुत इजी में निकालते हैं, लेकिन जब भी आपसे कौन पूछे तो क्या करना हमको, 360 में वृत्त की परिधि को गुना कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, थीटा निकल जाएगा। कितना डिग्री निकल गया आपका एंगल, 80 डिग्री। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका,
जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 केजी किलोग्राम का द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण का मान कितना होगा। पहले क्या क्या दिया है देख लीजिए। न्यूटन, इसके न्यूटन क्या था, बल, तो बल बराबर कितना दिया है 21 न्यूटन। आपका 3 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु मतलब मास जो दिया है आपका, आपका मास दे दिया है, कितना दिया है तो भाई ये दिया है 3 केजी। मास दिया है 3 केजी। हमसे क्या पूछ रहा है, त्वरण पूछ रहा है, मतलब एक्सीलरेशन पूछ रहा है। तो आप फॉर्मूला इसका जानते होंगे, एफ बराबर क्या होता है, एम ए। मतलब बल बराबर जो होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बस हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे क्या क्या मान दिया हुआ है। एफ दिया है 21, आपका ये 3 केजी दिया हुआ है, किसका मान पूछ रहा है, ए आपका पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इधर से ये इधर डिवाइड हो जाएगा जाके, ए बराबर कितना आ जाएगा 7। लेकिन क्या एक्सीलरेशन हमेशा किस में लिखा जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर जो सी है उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव मस्तिष्क में ध्वनि के अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है। मतलब जो ये कहने क्वेश्चन कहने का मतलब हो गया कि ध्वनि जो हम सुनते हैं वो कान पर, कान के अंदर कितनी सेकंड तक रहती है, 1 सेकंड या 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड या 0.5 सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 0.1 सेकंड। अगर इससे कम रहा, 0.1 सेकंड से भी अगर आपका कान में कम रहा, तो जो बात बोली गई है वो समझ नहीं पाएंगे, मतलब प्रॉपर रूप से आप सुन नहीं पाएंगे। तो इसका कहने का मतलब है कि आप किसी बात को तब प्रॉपर रूप से समझ सकते हैं या सुन सकते हैं जब आपका कम से कम 0.1 सेकंड तक क्या होना चाहिए, उसका अनुगूंज होना चाहिए। अनुगूंज का मतलब आपके कान के अंदर जो है 0.1 सेकंड तक वो रुकना चाहिए। और देखिए, और इसमें पूछ देगा कि जैसे क्वेश्चन ये भी पूछता कि 0.1 सेकंड में वो कितना दूरी तय किया है, कौन, तो जो ध्वनि हम, ध्वनि जो सामने वाला बोला है, तो ध्वनि कितना डिस्टेंस तय किया था। हम लोग क्या जानते हैं कि वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या होता है, ध्वनि का चाल होता है। हमसे पूछ रहा है कि लेकिन पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में जो है वो ध्वनि कितना मीटर चलता है, 232 मीटर, इसलिए पर सेकेंड लिखा जाता है। अब बोल रहा है 0.1 सेकेंड में हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, 332 में से क्या करेंगे, 0.1 सेकेंड को गुना कर देंगे। इसको आप गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 33.2 मीटर जो है। 0.1 सेकंड में कितना दूरी डिस्टेंस तय करेगा आपका जो ध्वनि है, तो 33.2 मीटर। ये भी याद रखेंगे क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे में, पौधे में नर प्रजनन अंग है। पौधे में नर प्रजनन अंग है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय या पुंकेसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, नर प्रजनन अंग जो है आपका वो क्या है, तो पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा हो जाएगा, तो पुंकेसर। पुष्प के 4 भाग होते हैं, आपको ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप याद रखिएगा। पुष्प का जो कितना भाग होता है, पुष्प का टोटल 4 भाग होता है। मुख्य रूप से कितना होता है, 4 भाग। 4 भाग में पहला कौन सा हो जाएगा आपका, तो बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। आपका दूसरा हो गया बाह्य दल पुंज, दूसरा जो हो जाएगा आपका वो दल पुंज। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दल, बाह्य दल पुंज, दूसरा हो गया दल पुंज, तीसरा हो गया पुमंग, पुमंग, और चौथा हो गया आपका जयांग, पुमंग जयांग। तो ये चीज आपको चारों याद रखना है, पुमंग और जयांग। तो पुमंग कौन सा भाग होता है, ये नर का भाग होता है। क्या होता है, नर का भाग होता है। जयांग जो है मुख्य रूप से मेन भाग जो मादा का होता है, मादा फ्लावर्स का, वो क्या होता है, जयांग होता है। हमेशा आप याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है, जयांग होता है। तो यहाँ और आपका वर्तिका और वर्तिकाग्र क्या है, तो देखिए अंडाशय किसका भाग है, मादा का। मादा के ऊपर क्या है, सीधी लाइन में जो है, मादा के ऊपर जो है लंबा और पतला एक भाग होता है जिसको क्या बोला जाता है, वर्तिका। और जो है वो अंडाशय के ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको बोला जाता है वर्तिकाग्र। तो इसका आपको ये
ये भी याद रखना कि वर्तिका और वर्तिकाग्र किसका भाग है, तो मादा का भाग है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है वर्तिका, जैसे देखिए अभी क्वेश्चन दिया था नर प्रजनन अंग कौन सा था, देखिए 3 आपका किसका है, 3 मादा का ही है, और 1 आपका किसका है, पुंकेसर जो है आपका वो नर प्रजनन है। ये 3 किसका है, मादा का है। आपको पुष्प का 4 भाग है, दलपुंज बाय दलपुंज दलपुंज पुमंग जयांग, ये आपको सभी बात याद रखनी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक मतलब सबसे ज्यादा प्रतिरोध करे, वो क्या करे, विद्युत धारा को क्रॉस नहीं होने दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। विद्युत धारा को बहने के लिए क्या होता है, एक लिमिट, हर चीज की क्या होता है, एक लिमिट होता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर प्रतिरोध करे तो वैसे चालक को हम लोग क्या कहेंगे, चालक, विद्युत रोधी, प्रतिरोधक या अर्धचालक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक बोलते हैं उसको, जो हम लोग बोलते हैं वो प्रतिरोधक बोलते हैं। चालक तो वो हो गया, सबसे अच्छा चालक आप जानते हैं क्या होता है, चांदी। तो चांदी में ऐसा, चांदी को क्यों बोला जाता है सबसे अच्छा चालक, क्योंकि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है सबसे ज्यादा होता है, और इसमें प्रतिरोध का मात्रा बहुत कम होता है। विद्युत रोधी उसको बोलते हैं, जैसे लकड़ी हो गया जिसमें कभी वो करंट फ्लो ही नहीं करे, कभी करंट फ्लो नहीं करेगा, उसको विद्युत रोधी हो गया। अर्धचालक उसको बोलेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है, धारा तो बहती है लेकिन जितना एक चालक में बहेगी उतना नहीं बहेगा। तो जैसे हम लोग का क्या हो गया, सबसे जो सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है। जो सिलिकॉन क्या हो गया, अर्धचालक, जो किसमें प्रयोग किया जाता है, सेमी कंडक्टर जो चिप बनता है वो किसमें, उसी में प्रयोग किया जाता है, किसका, तो सिलिकॉन का। सिलिकॉन का जो सेमी कंडक्टर, जो मोबाइल या लैपटॉप या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का जो चिप बनता है, जिसको मदरबोर्ड बोलते हैं हम लोग, जो चिप बनता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंक में हमेशा क्या होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बैंक में हमेशा क्या रहेगा। ये रीजनिंग का है, खाता धारक, प्रबंधक, लॉकर, एटीएम। एटीएम तो बैंक में जरूरत नहीं है कि हमेशा रहे, लॉकर भी जरूरत नहीं है, प्रबंधक कभी नहीं भी रह सकता, हो सकता है रिक्तियां भी खाली हो तो प्रबंधक, प्रबंधक का मतलब क्या हो गया, मैनेजर। मैनेजर जरूरत नहीं है कि रिक्तियां कुछ महीना कुछ खाली रह गया तो हमेशा रहे, ये भी जरूरत नहीं है। लॉकर रहे, लॉकर उसको बोलते हैं जहाँ पे सोने चांदी को वहां पे रखा जाता है, उसको हम लोग लॉकर बोलते हैं। तो जरूरत नहीं कि सभी बैंक में लॉकर हो, एटीएम भी सभी, लेकिन खाता धारक जो आपका क्या होता है, कार्ड कि ये जो अकाउंट हम लोग खुलवाते हैं, अकाउंट वाला धारक, उसी को खाता धारक बोला जाता है, अकाउंट होल्डर। खाता धारक को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर क्या होता है कि हमेशा वो बैंक जब जब भी है तो अगर उसमें हमेशा क्या होगा, खाता धारक होगा ही होगा, क्योंकि विदाउट खाता धारक फिर बैंक होने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो समझ गए हम लोग आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 है तो के मूल्य आवर्ती है, मूल्य आवर्ती हो तो के का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। मूल्य आवर्ती का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0। जब कब होगा ये, तो मूल्य आवर्ती होगा। तो हम लोग क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac रख देंगे, बी की जगह क्या है आपका के स्क्वायर, फोर ए की जगह कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, तो यहाँ पे 1 रख दे, और यह क्या हो जाएगा, गुना में सी बराबर 0, तो यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 4, सॉरी सी की जगह क्या है, के है, यहाँ पर सी की जगह क्या है, तो के है, तो 4k बराबर 0। अब इसको क्या कर सकते हैं, कोई के कॉमन ले लीजिए, के माइनस 4 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर जब इस तरह का है तो हम लोग क्या 0 गुना 0 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो अभी क्या हो जाएगा, मान पूरा 0 ही होगा। तो के का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ये 0 हो गया, और के माइनस 4 बराबर ये 0 हो जाएगा। तो के बराबर 0 हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका के माइनस 4 बराबर 0। तो के बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, के का बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि के बराबर 0 आ रहा है, के बराबर 4 आ रहा है, किसमें है देख लीजिए। यहाँ पे देखिए के बराबर 4 है और के बराबर 0 है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। लेकिन ये मैं कब सॉल्व कर पाया, जब मूल्य क्या हो, आवर्ती हो। मूल्य आवर्ती होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है आपका 0, जिसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, डी बराबर ही बोला जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का मतलब डिस्क्रिमिनांट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर,
निम्न धातुओं में से कौन सा धातु आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापन करता है? किससे? तो आयरन क्लोराइड से किसका विस्थापन करता है? लोहे का। सीसा, टीन, चांदी, दस्ता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जस्ता। क्योंकि जस्ता जो होता है इस सब में, सीसा, टीन, चांदी में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशील है आपका वो क्या है इसमें? जिंक। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु इसमें जिंक है आपका। जिंक जो है आयरन क्लोराइड से क्या विस्थापन कर देता है? तो वो लोहे को विस्थापित करता है। लोहे को विस्थापित करता है। जैसे लोहे को जंग लगने से हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? जिंक का परत चढ़ाया जाता है। क्या कहते हैं, किया जाता है इसको? जस्तीकरण। जिसको क्या बोला जाता है? आप ये भी याद रखेंगे, जस्तीकरण किया जाता है। जिसको इस एक परत उस पर चढ़ा दिया जाता है ताकि उस पर जंग ना लगे। तो आप याद रखेंगे। सीसा टिन किसमें प्रयोग किया जाता है? किसका मिश्र धातु है सीसा टिन? तो जो आपका सोल्डर होता है, सोल्डर में किसका प्रयोग किया जाता है? सीसा और टिन का प्रयोग किया जाता है सोल्डर बनाने में। चांदी तो आप जानते हैं, चांदी को क्या बोला जाता है? एजी, अर्जेंटम। ये कितना आता है इसका एटॉमिक नंबर? 47। और जो सबसे अच्छा चालक है, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोग अभी बात किए थे, सबसे जो अच्छा चालक है वो किसको माना जाता है? तो चांदी को। आप बोलेंगे जब सबसे अच्छा चालक यही है तो जो घरों के बिजली में तांबा का और अल्युमिनियम का प्रयोग क्यों करता है? क्योंकि देखिए चांदी जो है एक बहुत ही कीमती धातु है। ये इतनी बड़ी संख्या में उत्पादन करके ऐसे प्रयोग करना, ये क्या होगा? बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा। नहीं तो क्या है, चांदी का प्रयोग करना जो है, आप जानते होंगे कि घर में कितना करंट यूज होता है, कितना वोल्टेज? तो 240 वोल्ट। और वहाँ सप्लाई कितना दिया जाता है? तो 11,000 वोल्ट दिया जाता है। 11,000 वोल्ट को 240 में लाना पड़ता है। क्यों? तो किसके द्वारा? तो स्टेप डाउन जो ट्रांसफर होता है वहाँ। ट्रांसफार्मर कितना तरह का होता है ये भी आपको याद रखना चाहिए, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो यहाँ पे स्टेप डाउन लगाएंगे क्योंकि 11,000 वोल्ट से हमको 240 वोल्ट में लाना आता है। 11,000 वोल्ट हम लोग क्यों सप्लाई करते हैं? क्योंकि जो है वो करंट जो है आपका विद्युत धारा बहुत दूरी ज्यादा तय करे, ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करता है, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, और कम से कम क्षति हो करंट का। अगर 11,000 वहां से सप्लाई दिया तो यहाँ आते आते 10,000, 10,500, मतलब 200-300 वोल्ट क्या हो जाएगा? आने में ही उसका खत्म हो जाता है। तो वो क्या होता है, एक कहीं ना कहीं किसका प्रभाव पड़ता है? तो चालक का। क्योंकि वो जो जिसमें करंट फ्लो कर रहा है वो किस धातु का बना हुआ? कॉपर का है या आपका अल्युमिनियम का है। तो क्योंकि देखिए आपका सबसे ज्यादा, आप गांव घर आप सुने होंगे कि सबसे ज्यादा जो कॉपर वाइंडिंग बोलता है, मोटर दीजिए या हमको तार लगाइए। कॉपर का महंगा होता है, अल्युमिनियम का सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि जो कॉपर का चालक है अल्युमिनियम से क्या है? ज्यादा है। और कॉपर से भी सबसे ज्यादा किसका है? चांदी का। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे दे और आपसे पूछे कि बताओ सबसे अच्छा चालक क्या है। यहाँ पे अगर आपको दे दे, चांदी हो गया, लोहा हो गया, आपका अल्युमिनियम है, और कॉपर है, बोलेगा सबसे जो आपको इसको आपका क्या करना है? बढ़ते क्रम में हमको सजाना है। आपको बोलेगा कि सबसे बढ़ते क्रम में इसको सजाओ कि किसका सबसे ज्यादा चालक होगा। हम लोग क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में सजाने का मतलब सबसे ज्यादा वाला लिखना है। तो सबसे पहले छोटा वाला लिखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? Fe से अच्छा कौन हो जाएगा? Al। अल्युमिनियम, अल्युमिनियम से ज्यादा क्या हो जाएगा? कॉपर। कॉपर से भी सबसे अच्छा कौन होगा? चांदी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? घटते क्रम में लिख दिया हम लोग, घटते क्रम में है यहाँ पे लिख दिया। तो सबसे अच्छा किसका हो गया? चांदी का। चलिए समझ गए होंगे ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी बड़े त्रिभुज के शीर्ष पर 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार बनाए गए हैं कि छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसे अपने ही बड़े भुजा की लंबाई के 1/3 के बराबर है। तीनों छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल और शेष बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? पढ़ के लग रहा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही भारी और बनेगा नहीं, लेकिन क्या बोल रहा? सबसे बड़ा त्रिभुज। चलिए हम लोग पहले बना लेते हैं त्रिभुज। सबसे बड़ा त्रिभुज बना दिए भाई। तो उसके शीर्ष पर 3 छोटे त्रिभुज बन रहा है। मान लीजिए यहाँ पर ये आपका क्या बन रहा है? एक त्रिभुज हो गया, ये 2 त्रिभुज हो गया, ये आपका 3 त्रिभुज हो गया। शीर्ष पर ही बना दिया, 3 छोटे त्रिभुज बनाए गए हैं। प्रत्येक जो है छोटा त्रिभुज का प्रत्येक भुजा अपने बड़े भुजे लंबाई के 1/3 है। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर दूरी मान ले कि 1 है, तो इसका जो छोटा वाला यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा? 1/3। क्योंकि 1/3 का बात कर रहा है। कितना होगा? तो 1/3। तो क्या बोल रहा है? उसका क्षेत्रफल निकालना है ना। तो क्षेत्रफल निकालने के 3 छोटे त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले एक छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले एक छोटा त्रिभुज का हम लोग
अगर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो क्या करेंगे, जितना से नहीं होगा उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि त्रिभुज क्या है, तीनों छोटे जो त्रिभुज है वो तीनों समान है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला 3√3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/4 भुजा की जगह क्या हो जाएगा, 1 की जगह आप क्या मान ले, x को एक चर मान ले, x मान लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा x/3। तो यहाँ पे भुजा का छोटी भुजा कितना हो जाएगा, x/3 का स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो √3/4 यहाँ पे हो जाएगा आपका x²/9, x²/9। इसको क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देते हैं, तो √3x²/9 36 हो जाएगा। तो एक हो गया था, हमको क्या निकालना है, तीनों छोटी त्रिभुज का, एक छोटा त्रिभुज का निकला है, तीनों का निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 12 तिया 36। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तीन छोटे त्रिभुज का जो आ जाएगा √3x²/12। तो ये आपका क्या हो गया, तीन छोटे त्रिभुज का निकल गया। तीन जो है वो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल का बराबर क्या हो जाएगा, √3x²/12। ये क्या हो गया, तीन छोटे त्रिभुज का निकल गया। अब हमको शेष त्रिभुज का निकालना है, बड़े त्रिभुज का नहीं। क्या बोल रहा है, शेष जो आपका त्रिभुज का क्या करना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्योंकि पूरा तो ये हो गया, पूरा का मान x है, लेकिन इसके अंदर कटिंग है, तो जो ये शेष बच रहा है इसका क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे हम लोग, पूरे बड़ा वाला को निकाल देते हैं और छोटे त्रिभुज को घटा देंगे, तो जो शेष बचेगा वो किसका बच जाएगा, जो जो शेष बच जाएगा वो लास्ट भाग वही बच जाएगा। तो हम लोग बड़े त्रिभुज का फॉर्मूला फिर से वही, √3/4 भुजा कितना है, x²। तो ये हो जाएगा आपका x²। तो जो सबसे बड़ा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √3/4 x²। तो सबसे जो बड़ा का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर हो गया x²। लेकिन हमको किसमें घटाना है, जो तीन छोटे त्रिभुज का कितना आया, √3। ये तो सबसे छोटे सबसे अगर सबसे शेष का निकालना है तो √3 यहाँ पे कितना लिखा मैंने, √3x²/12 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग घटा देंगे, तो एलसीएम कर दीजिए, तो 12 का 12 हो जाएगा, 4 तिया 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 यहाँ पे कर देंगे कैलकुलेशन तो क्या हो जाएगा, हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 तिया 12। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3√3x²। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 12 कट जाएगा तो √3x²। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो अब इसको देखिए, √3 में से √3x²। तो ये एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं कि 3√3 में से √3 घटाना है तो कितना हो जाएगा, 2√3x² कितना हो जाएगा, 12। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 छक 12। अब जो आपका राइट आंसर आ जाए, आपका जो आंसर आएगा तो √3x²/6 कितना हो जाएगा, √3x²/6। इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूं मैं ऊपर। चलिए इसको फिगर आप समझ गए तो फिगर को ही मैं मिटा देता हूँ। फिगर को हम लोग मिटाएंगे, एक सेकेंड। चलिए इसको थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ, फिगर को थोड़ा सा यहाँ पे आगे हम लोग फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो फिगर को चलिए हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या बोल रहा है कि कितना आ गया, √3 जो आ गया है आपका वो क्या आ गया, √3 आपका क्या आ गया, √3x²/6। हमसे क्या पूछा है, किसका निकल गया, ये जो √3x²/6 शेष त्रिभुज का क्षेत्रफल और तीन छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तीन छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी कहाँ पे मैंने लिखा है, तो यहाँ पे कितना आ गया था, √3x²/12। ये क्या आ गया, तीन छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, √3x²/12। और जो बड़े जो शेष क्षेत्र जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बच गया वो क्या हो जाएगा, √3x²/6। इसको कर दीजिए तो 6 दूना 12, √3 से √3 कट गया, x से x कट गया, तो ऊपर 1 आ गया, नीचे आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इधर कुछ नहीं है तो 1 है, इसको क्या करें, क्रॉस कर देते, 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, डी। मैंने आपको समझाने के लिए इतना कैलकुलेशन किया हूं, नहीं तो मैं क्या करता, एक लाइन में, जस्ट एक लाइन में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या है, तरीका आना चाहिए, सॉल्व बहुत इजी से आप इसको कर सकते थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
कि चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने एक छोटी साम्राज्य की स्थापना की थी, कर लिया था। कहाँ किया था? वातापी, अवध, मगध या मालवा। तो ये कहाँ किया था? मगध में। कहाँ पे? एक छोटी जो है चौथी शताब्दी में ही एक छोटी साम्राज्य का स्थापना कर लिया था, मगध में। जो आपका मगध, तो आप याद रखेंगे गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? आपको ये सब चीज याद रखना है। श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है वो क्या है? गुप्त वंश का संस्थापक है। लेकिन अगर यही पूछ दे आपको कि वास्तविक संस्थापक बताओ, कि वास्तविक संस्थापक जो है वो गुप्त वंश का कौन है वास्तविक संस्थापक, तो वहां पे आप क्या लिखेंगे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। और इसमें है कि सबसे महान शासक किसको बोला गया है? इसका तो गुप्त वंश का महान शासक का दर्जा किसे मिला है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। किसको मिला है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। और जो आपका गुप्त वंश में ही समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को क्या बोला गया था? नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कहा गया। इसको क्या बोला गया था? भारत का नेपोलियन। मतलब नेपोलियन का इसको नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा था किसने? ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो भारत का नेपोलियन जो कहा गया है, विसेंट स्मिथ ने बोला था इसको। किसने बोला था? तो विसेंट स्मिथ। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। विसेंट स्मिथ आप याद रखेंगे कि जो है वो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त हो जाएगा। वास्तविक संस्थापक को बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। सबसे महान शासक कौन हुआ था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने। आप याद रखेंगे। और जो अंतिम शासक भी पूछा जा चुका है, तो अंतिम शासक भी याद रखें, विष्णुगुप्त। जो अंतिम शासक कौन था गुप्त वंश का? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है वो अंतिम शासक था। एक और क्वेश्चन पूछा गया है जो साहित्यिक है, साहित्यिक का स्वर्ण काल बोला गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि साहित्यिक का जो है, साहित्य का, और साहित्य और संस्कृति का साहित्य काल किसके समय स्वर्ण काल बोला जाता है? किसके समय में हुआ था साहित्यिक का? तो याद रखेंगे गुप्त वंश में। तो एक स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा विकास होता है जो किसी भी चीज का। जैसे चित्रकारी का सबसे विकास कब हुआ था मुगल काल में? तो जहांगीर के समय। तो बोला जाता है कि चित्रकारी का स्वर्ण काल कब बोला जाता था? जहांगीर। तो इसी तरह बोला गया है कि साहित्य का और संस्कृति का जो है स्वर्ण काल कब बोला गया था? तो गुप्त वंशों के टाइम। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक बहुकोषीय जीव है। क्या है? बहुकोषीय जीव है एक। एगेरिकस, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या पैरामीशियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एक बहुकोषीय जीव कौन सा है? इस सब क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये सब बायोलॉजिकल टर्म है और आपको याद रखना था। एगेरिकस को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका क्या है? बहुकोषीय जीव है। कैसा है? बहुकोषीय जीव आपका है एकेरिगस। कोशिका जीवों के आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक जो है इकाई होता है। आप याद रखेंगे ये चीज पूछा गया है। कोशिका जो है, सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, सेल मतलब ही क्या हो गया आपका? कोशिका। सेल का मतलब कोशिका हो गया। ये क्या हो गया आपका? कार्यात्मक। कार्यात्मक जो भी कुछ करते हैं, कार्यात्मक और आधारभूत, जिससे पूरा ढांचा बना हुआ है। आधारभूत जो ढांचा बना हुआ है वो सारा का सारा क्या है? कार्यात्मक और आधारभूत ढांचा की क्या चीज से बना होता है? तो सेल से। सारा का सारा किसका है? सेल से बना होता है। आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन को। और कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट शामिल करने पर एक टेलीविजन का मूल्य 14,000 रुपया हो जाता है। यदि वेट का दर 12% है तो टेलीविजन के मूल्य कीमत कितना है? देखिए 12% शामिल करने पर कितना हो रहा है? 14,000।
इसका मतलब कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है 100%। अब 12% शामिल करने का मतलब ये आप कितना कितना हो गया 112%। तो 112% का मान दिया हुआ है आपका 14,000। हमसे क्या पूछ रहा है मूल कीमत का मतलब 100% का मान पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा 14,000 बटे 112 गुना क्या करेंगे 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको कैलकुलेशन आप कर दीजिए। तो इसको कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए एक और थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा लें तो इसको लिख सकते हैं 14 गुना 1,000 गुना 100/112। क्योंकि क्योंकि देखिए कैलकुलेशन करना आसान होगा। तो 14 को 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 112। यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 चौके 100 2 चौक 8। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 500। 1,000 का आधा कितना होता है 500। नीचे कुछ भी नहीं है तो ऊपर कितना आ गया 500 गुना 25। इसको कर देंगे तो 25 पचे कितना होता है 125 है। कितना आ जाएगा 00। तो ये इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 12,500। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 12,500 रुपया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक सेल में समायोजित किया जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है। किसी एक सेल में, सेल का मतलब क्या हो गया एक कक्षा में। ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियस है। ये आपका न्यूक्लियस है। इसके बीच क्या होता है इलेक्ट्रॉन आपका चक्कर लगाता है। तो कितना होता है सबसे पहले ये कितना होता है पर 4 कक्षा होते हैं जनरली जो है KLMN। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि के में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एल में कितना होगा, एम में कितना होगा, एन में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। जो ये क्या है के आपका ये कक्षा है। ये सभी क्या है के कक्षा एल कक्षा एम कक्षा एन कक्षा। ये बोल रहा है कि के में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एल में कितना होगा, एम में कितना होगा या एन में कितना होगा। ये किस सूत्र से हम लोग निकालते हैं कि के में जो है कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। तो आप याद रखेंगे ये क्या सूत्र होता है 2n²। ये पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है 2n²। हम लोग जो इसको निकालने का जो है वो 2n²। n क्या है कक्षा के संख्या। n का है आपका कक्षा की संख्या। कक्षा की संख्या क्या है n। अगर तो यहाँ पे क्या रहता है हम लोग 1 2 3 4 करके लिखते हैं के आपका सॉरी जो n का मान हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट करके आप जितना भी लिख सकते हैं। पहला एक ही लिखेंगे तो n का मान 1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर मतलब 2। तो k में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ज्यादा ज्यादा 2 ही रह सकता है। यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो 2 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो एल में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहेगा चक्कर लगाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह 3 का लगाएंगे। सॉरी यहाँ पे 1 मिनट इसको थोड़ा ठीक करता हूं मैं। ये क्या हो जाएगा आपका इसको चेंज करिए। इसको चेंज कर लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा आपका तो 2 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 9 3 3 9 दूनी 18। मतलब आपका एम में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 18। और लास्ट आपका एन है तो 2 गुना 4 का स्क्वायर। तो 4 चौक 16 दूना 32। तो एन में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा 32। लेकिन ये हम लोग कैसे निकाल पाए कि दो के में 2 होगा, एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, एम में 18 और एन में 32। तो ये संभव हुआ है 2n²। ये जो फॉर्मूला है आपका वो क्या है 2n² के। वो हम 2n² के वजह से ही हम लोग क्या करें पूरा निकाल पाए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2n²। तब समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1875 को विभाजन करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त है। क्या बोल रहा है कौन सी ऐसी संख्या जो ऑप्शन देख रहे हैं ए में 5 है, बी 2 7 या 3। कौन ऐसी संख्या जिसको क्या करेंगे हम जब 1875 को डिवाइड करेंगे उस संख्या से तो क्या होगा जो संख्या प्राप्त होगा भागफल एक पूर्ण वर्ग होगा। तो सबसे पहले देखिए 1875 हमको तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 3 18 25 3 75। कितना आ जाएगा 625। 625 किसका वर्ग है आपका 625 किसका वर्ग है तो 15 का स्क्वायर क्या है 625। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन भी इस तरह से घुमा के पूछा जाता है। वहां पे कंफ्यूज नहीं करना है कि वह छोटी छोटी संख्या बोल रहा है ज्ञात करो जिसको 1875 को विभाजन करने पर मतलब विभाजित करना है
तो 3 से विभाजित कर देंगे कितना हो जाएगा 625, और 625 एक पूर्ण वर्ग है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फास्फोरस के फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है किसमें? तो फास्फोरस का बात किया है। फास्फोरस फास्फोरस ये कितनी होती है परमाणु संख्या? आपको कितना से कितना परमाणु संख्या याद रखना है, कम से कम 1 से 30 तक तो लगातार। और जो इम्पोर्टेंट है उसके बाद वाला आपको याद रखना है, जैसे चांदी का याद रखना है, सोना का याद रखना है, यूरेनियम का याद रखना है आपको। तो जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका आपका पीवी का, शीशा का याद रखना है। तो इस जितने भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन 1 से 30 तक तो लगातार याद रहना है। इसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट है वो चीज आपको याद रखनी है। तो फास्फोरस का कितना आता है परमाणु क्रमांक? जो फास्फोरस को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका जो पी होता है, फास्फोरस को पी लिखता है। इसका जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? तो एटॉमिक नंबर जो होगा वो फास्फोरस का 15 होता है। कितना होता है? 15। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हैं कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2 2p6। देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2p6। उसके बाद 3s2 हो जाएगा, 1s2 1s 2p3s। तो यहाँ पे क्या आ गया? 6 4 10 2 12 12 लास्ट में 3s। उसके बाद क्या हो जाएगा? 3d। 3s के बाद क्या होगा? 3d। आप कितना बच रहा है इलेक्ट्रॉन? तो 2 आपका इधर यहाँ पे हो गया, सॉरी 4 2 2 4 6 10 2 12 12, और आपका कितना लास्ट आपका 3 बच रहा था। टोटल कितना हो जाएगा आपका? 15, क्योंकि एक परमाणु क्रमांक इसका कितना है? 15। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट जो आउटर सेल में कितना है, इसको बोलते हैं आउटर सेल। आउटर सेल मतलब सबसे बाहरी कक्षा। आउटर सेल का मतलब क्या हो गया? बाहरी कक्षा। तो बाहरी कक्षा इसमें देख सकते हैं कि कितना है, तो लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा इसका 3 होगा। लेकिन क्या बोला जाता है कि सिर्फ आप डी को नहीं देखना है, डी तो सब सेल है। डी यहाँ पर क्या है आपको याद रखना है कि 3 2 जो मैंने अभी बोला था, जो ये 1 1 2, यहाँ पे क्या है? एस एस यहाँ पर क्या है? एक सेल हो गया, पी आपका एक हो गया, और ये क्या है? सेकेंड में है। और आपका यहाँ क्या आ गया? डी और एस, ये दोनों मिला के। तो जो फास्फोरस का यहाँ पे होता है, ये दो को ये वेरिएबल शो करता है। ये क्या करता है? एक वैलेंसी नहीं होता इसका, क्या करता है? वेरिएशन होता है। इसमें 3 भी होता है, और ये दोनों के ऐड करने के बाद भी होता है। 3 भी होता है और 5 भी होता है। ये जरूरत, ये क्या है? फास्फोरस को अगर जरूरत पड़ा 5 तब होगा जब इसको क्या होगा? किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेना है। तो लेने के लिए कितना? 3 लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन को क्या करना पूरा करता है? वो ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। क्या पूरा करना चाहता है? ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब हो गया, ऑक्टेट करने के बाद जो भी तत्व ऑक्टेट पूरा कर लेता है उसको किसी से क्रिया नहीं करता है। जैसे हम लोग जानते हैं क्या, सेकेंड आपका जो है वो 18 ग्रुप का। ग्रुप कितने हैं यहाँ पे? इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। चलिए आपको थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी मैं दे दूं, क्योंकि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले मैं और थोड़ा सा इसमें जानकारी दे दूं कि ये ग्रुप कितना होते हैं। सबसे पहले आवर्त का बात करते हैं। तो आवर्त कितने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 7। और ग्रुप जिसको वर्ग बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ग। वर्ग टोटल कितने हैं? तो टोटल वर्ग आपका 18 है। तो जो फास्ट, जैसे आपका क्या है कि मैंने अभी क्या बताया था, अक्रिय गैस। कोई भी संख्या ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, अक्रिय गैस मतलब अक्रिय तत्व, उसमें सब गैस ही है। तो ये क्या है? सभी इसमें ऑक्टेट पूरा है। तो इसका कौन कौन सा है? आपका जो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है या रेडॉन है। मैं आपका एग्जांपल देके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले हीलियम एक एब्सेशन केस है कि इसमें कितना है? मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसको आप छोड़ दीजिए। नियॉन कितना आता है? इसका एटॉमिक नंबर 10। तो 10 का हम लोग कैसे लिखेंगे? आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8, पहले में 2 दूसरे में 8। यहाँ भी देख रहे हैं आउटर मोस्ट सेल में कितना? 8। आर्गन का कितना होता है? 18। इसको भी लिखेंगे किसे? 2 8 और 8। इसका भी क्या हो जाएगा? लास्ट सेल में आप देख सकते हैं कितना है? 8 है। लास्ट में 8 है। इसके जितने भी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन। क्रिप्टन और आपका
जेनॉन सभी में क्या है कि सभी का जो अंतिम कक्षा में जो होगा वो आपका जो परमाणु होगा वो कितना होगा पूरे, तो 8 होगा। आउटर में सेल में कितने हो जाएंगे वहां पर, सॉरी इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए क्योंकि ये इसीलिए इसको अक्रिय, अक्रिय मतलब किसी से क्रिया नहीं करना, उसी को अक्रिय बोलते हैं। तो उसी तरह फास्फोरस है, फास्फोरस में वैलेंसी क्या है, 2 को वैलेंस शो करता है, 3 और 5। तो ये देखेगा कि अगर लेना आसान है, किसी से 3 इलेक्ट्रॉन लेके 8 हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, वहां पे वैलेंसी 5 शो करेगा। लेकिन अगर देख रहा कि मेरे हम किसी से ले नहीं पाएंगे, तो लेने के लिए 3, आपको क्या चाहिए 3, लेकिन देने के लिए भी क्या है यहाँ पर 3 है। तो उस केस में क्या करेगा, तो यहाँ देखता है कि किस में ज्यादा एनर्जी मेरा लगेगा। अगर लेने में कम एनर्जी लग रहा है तो ले लेगा, लेकिन अगर लगेगा कि लेने में ज्यादा एनर्जी लग रहा है, देने में कम लग रहा है, तो वहां पे इस केस में क्या करेगा, वो दे देगा। तो उस केस में वैलेंसी वहां पे कितना हो जाता है, 3। तो इसका दोनों आंसर होगा, 3 और 5 होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 3 और 5 होगा। तो आप समझ गए होंगे, पीरियोडिक टेबल का मैं इस पर काम कर रहा हूँ, एक सेपरेट चैप्टर लेकर आऊंगा। जितने भी पीरियोडिक टेबल से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेलवे या एसएससी, सीजीएल, हर तरह के क्वेश्चन उसमें क्या करेंगे हम लोग शामिल कर रहे हैं, उसको पूरा रेडी कर रहे हैं। 2-3 घंटे का वो वीडियो होगा, उसमें पूरा कवर हम लोग करेंगे। चलिए आज के लिए इतना इसमें रहेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है आपका, शक्ति की इकाई, शक्ति की इकाई जो है वो क्या बोलते हैं, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो इस शक्ति को इकाई को क्या बोलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्या बोलते हैं शक्ति को, शक्ति को क्या बोला जाता है, पावर। अब पावर को किसमें हम लोग, इस इकाई क्या है इसका, वाट। पावर का क्या है, वाट। जूल किसका है, तो ऊर्जा का, ऊर्जा का भी है, उष्मा का भी है, सभी का क्या हो जाएगा, जूल होगा। न्यूटन किसका है, तो बल का मात्रक है। वही सीजीएस मात्रक पूछ दे आपसे, सीजीएस मात्रक जो है वो बल का क्या होगा, तो वहां पे क्या होता है, डाइन। क्या होता है, डाइन। आपका सीजीएस मात्रक बल का डाइन हो जाएगा। पास्कल किसका हो जाएगा, तो पास्कल दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या है, पास्कल। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, और ये लास्ट क्वेश्चन आज का होने वाला है, आप जरूर कमेंट करके बताइए। मैं तो बहुत जल्दी इस पर क्या करूंगा, पूरे 75 क्वेश्चन का सेट लेके आऊंगा। तो अभी मैंने यहाँ पे आज के लिए 25 क्वेश्चन ही रखा है। तो चलिए क्या है लास्ट क्वेश्चन आपका, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर स्थित है, यमुना, कोसी, गंगा, यमुनोत्री। तो आप जानते हैं किस नदी के तट पर स्थित है, तो यमुना नदी के तट पर। ये यमुना नदी के तट पर है आपका क्या, तो दिल्ली जो हमारे राजधानी है भारत की, वो कहाँ स्थित है, तो यमुना नदी के तट पर। कोसी क्या है, कोसी जो है वो बिहार का शोक नदी है। बहुत बार पूछा गया है, बिहार का जो शोक नदी बोला जाता है कोसी, क्योंकि सबसे ज्यादा बार कोई बोले दिशा कोई बदलने, सबसे ज्यादा बार जो दिशा बदलती है, सबसे ज्यादा दिशा बदलने वाली, सबसे ज्यादा क्या करती है, अपना दिशा बदल लेती है, तो वो कौन सी नदी है, कोसी नदी। गंगा नदी आप जानते हैं 2500 किलोमीटर, इसका जो कुल लंबाई है वो कितना है, 2500 किलोमीटर है। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है आपका गंगोत्री से। ये कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। ये हिमालय से निकलती है। ये उत्तराखंड हो, उत्तराखंड सबसे पहले कहाँ घुसती है, ये उत्तराखंड यूके, फिर यूपी, यूपी के बाद कहाँ आती है, बिहार में, बिहार के बाद फिर ये कहाँ पहुंच जाती है, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के बाद ये कहाँ चला जाता है, बांग्लादेश में। लास्ट में कहाँ चला जाता है, ये बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद ये पूछेगा कि आपका गंगा कहाँ पर गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी। ये भी पूछा गया, आप ये भी याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, गंगा नदी है। गंगा नदी क्या बोला जाता है, भारत का सबसे पवित्र नदी भी बोला जाता है, गंगा को ही बोला जाता है। तो आज के लिए 25 क्वेश्चन था। आप लोग जरूर बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसा लगा। आप लोग कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि देखिए मैंने बेस्ट से बेस्ट देने का कोशिश किया। मैं भी एक क्या है, एक सिलेक्टेड स्टूडेंट हूँ, तो आपसे जितने भी अच्छे तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया, ताकि आपका क्या हो, रिजल्ट हो सके। अभी से क्या करें, आप मॉक टेस्ट एवरीडे मॉक टेस्ट करें, आप मॉक टेस्ट मारें, और टाइम को नहीं देखें। अभी से मॉक टेस्ट में टाइम को मत देखें, अभी क्या आपके पास सीखने का टाइम है। अभी आप सीखें, अभी आपको टाइम मैनेज नहीं करना, अभी सीखनी है। जब आप सीख जाएंगे, उसके बाद टाइम मैनेज के लिए भी आपका करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आप सीखिए,
थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर।